हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के टॉप 500 एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, 500 ऐसे एमसीक्यूज जो कि हमेशा एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, या फिर एमए हिस्ट्री का एकेडमिक एग्ज़ाम हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ये 500 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे 4 पार्ट्स में, और इसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को 1885 से लेकर 1950 तक कवर करेंगे। तो पहले भाग में हम कवर करेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय और कांग्रेस का गठन, गरम दल और नरम दल, और 1892 का अधिनियम। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि कब प्रदान की गई? तो फ्रेंड्स, महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी 1877 ईस्वी में। दूसरा है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 ईस्वी में। और तीसरा है, किसने कहा था रिपन भारत के प्रख्यात गवर्नर जनरलों में सबसे सबसे महान व प्रिय थे? तो ये कहा था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। और क्वेश्चन 4 है, हंटर आयोग किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो हंटर आयोग नियुक्त किया गया था 1882 ईस्वी में। ऑप्शन बी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब निरस्त हुआ? तो ये निरस्त हुआ 1882 ईस्वी में। हमको याद रखना है फ्रेंड्स कि 1878 ईस्वी में पारित किया गया था और 1882 ईस्वी में ये निरस्त कर दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह किस पार्टी से संबंधित थे? तो भगत सिंह संबंधित थे हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन पार्टी से। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत आने वाले निम्नलिखित वायसरायों का सही क्रम बताइए। तो ये वायसराय हैं लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिटन और लॉर्ड लैंसडाउन। तो इनका सही क्रम है, सबसे पहले आए थे लॉर्ड लिटन इन चारों में, लॉर्ड लिटन। और दूसरे नंबर पे आए थे लॉर्ड रिपन, और तीसरे नंबर पे आए थे लॉर्ड डफरिन, और लास्ट में आए थे इन चारों में लॉर्ड लैंसडाउन। आठवां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का लाल किसे कहा जाता था? महाराष्ट्र का लाल किसे कहा जाता था? तो महाराष्ट्र का लाल कहा जाता था गोखले को। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अरविंद घोष किस पत्रिका से संबंधित थे? ये संबंधित थे युगांतर से। और अगला है, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन जब कांग्रेस की स्थापना हुई। और अगला है, रामकृष्ण मिशन से कौन सी महिला संबंधित थी? तो रामकृष्ण मिशन से संबंधित थी मार्गरेट नोबेल। मार्गरेट नोबेल। और दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ स्थापित की थी? तो ये की थी लंदन में, लंदन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? ये की थी बंबई में। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है। सर सैयद अहमद खान ने एएमयू यानी अलीगढ़ विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ, कब पास हुआ? तो ये पास हुआ था 1919 में। 1919 में पास हुआ था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम।
1904 ईस्वी में नासिक में वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो वीडी सावरकर ने की थी 1904 में हिंदू महासभा की स्थापना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हिंदू महासभा की स्थापना। और नव जवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये इसकी स्थापना की गई थी सरदार भगत सिंह के द्वारा। मॉन्टेमिलो रिफॉर्म्स एक्ट यानी मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1909 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। 1909 में मार्लियामेंटो सुधार एक्ट पास हुआ था। और स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का। लाला लाजपत राय का संबंध है पंजाब से, ये पंजाब से आते थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, या फिर कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस की स्थापना की थी एओ ह्यूम ने। आगे है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। भारत भारतीयों के लिए है कि अवधारणा का उद्घोष सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये उद्घोष किया था स्वामी दयानंद ने। उदारवादी उदारवादियों के युग में कांग्रेस की गतिविधियां थीं प्रार्थना और याचना, यानी जो नर्मदल के समर्थक थे वो प्रार्थना और याचना करके स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। और आनंद मठ नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी। और क्रांतिकारी चापेकर बंधुओं का संबंध किससे है? तो इनका संबंध था, महाराष्ट्र से आते थे दोनों चापेकर बंधु, बहुत ही फेमस हैं स्वतंत्रता के संग्राम में। और अगला है किस गवर्नर जनरल के काल में सबसे ज्यादा रेलवे लाइनें बिछाई गई? रेलवे लाइन सबसे ज्यादा बिछाई गई डॉक्टर करजन के काल में। वैसे भारत में रेल लाने का, रेलवे के विकास का जो श्रेय है वो दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तय की थी एस सी बोस ने, यानी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है 33वां जुलाई 1909 में कर्नल विलियम वाइली की गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या की गई थी मदन लाल ढींगरा के द्वारा। ऑप्शन सी मदन लाल ढींगरा। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों या केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया? तो ये किया गया था 1919 ईस्वी में। बंगाल विभाजन के लिए कौन सा वायसराय जिम्मेदार था? तो ये सभी जानते हैं लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर करी थी? ये करी थी अमेरिका में। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने की थी कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था 1886 में, इसमें भी की थी। और लाहौर में 1893 में की थी, कलकत्ता में 1906 में की थी। यानी कि इन सभी में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किस वर्ष आनंद मठ की रचना की थी? तो ये करी गई थी 1892 ईस्वी में। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1852 ईस्वी में। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? यह हुई थी 1870 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 41वां। सन 1885 में बने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं था? तो इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित नहीं था बाल गंगाधर तिलक का। इन सभी का इससे संबंध था सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग, इन तीनों का संबंध था, लेकिन इनका संबंध नहीं था बाल गंगाधर तिलक का। और अगला क्वेश्चन है सन 1875 में स्थापित इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? इंडिया लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। और किस वर्ष भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दी गई थी 1931 में। सन 1931 में इन तीनों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, 1931। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने।
रैंड और आयरस्ट को किसने मारा? दामोदर हरी चापेकर ने। दामोदर हरी चापेकर ने रैंड और आयरस्ट को मारा था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1806 को कहाँ हुआ था? झाबुआ में। लाला हरदयाल ने किस स्थान पर 1914 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया था? तो ये किया था लाला हरदयाल के द्वारा बर्लिन में। और अगला क्वेश्चन है 48वां। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो इसको भी सभी जानते हैं, ऊधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या की थी, क्योंकि वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत रुष्ट थे और साथ ही अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे। तो ऊधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या की थी। और अगला है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी खुदीराम बोस को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की किस प्रथम महिला स्नातक ने 1890 ईस्वी में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया था? तो ये किया था कादम्बिनी गांगुली ने। कादम्बिनी गांगुली। निम्नलिखित में कौन से कांग्रेस के उद्देश्य और कार्यक्रम नहीं थे? तो उद्देश्य नहीं था सशस्त्र विद्रोह द्वारा आजादी दिलाना, यानी वो हिंसा के खिलाफ थे और बिना हिंसा किए उदारवाद के थ्रू आजादी हासिल करना चाहते थे। और अगला है क्वेश्चन नंबर 52। सन 1890 में किसने लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन आयोजित करने का निश्चय किया था? तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1923-24 में चुनावों में कौन नगरपालिका का अध्यक्ष नहीं था? एससी बोस। कांग्रेस की स्थापना में सहयोग प्राप्त था अंग्रेजों का। अंग्रेजों के सहयोग से ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1885 ईस्वी में से 1906 ईस्वी तक के अंतराल में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष किस प्रकार अपनी मांगों को रखा? किस प्रकार की मांगों को रखा? तो ये मांग थी भूमि कर में कमी। भूमि कर में कमी की मांगों को रखा गया। और क्वेश्चन नंबर 56 है, बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, उसे समझने के लिए हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किया गया। यह कथन किसका है? ये कथन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, हमने समझा है कि हमारा घोर अपमान किया गया है। और वेद समाज की स्थापना की थी केशव चंद सैन ने। करमदल का जन्म हुआ सन 1907 में। करमदल के मुख्य नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, यानी बाल लाल पाल के नाम से फेमस हैं। बाल, लाल और पाल। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। गर्म आंदोलन प्रारंभ होने के प्रमुख कारण क्या थे? तो ये कारण थे, नंबर 1, भारत का आर्थिक शोषण या भारत का आर्थिक शोषण। दूसरा, अकाल तथा महामारियों से बचाव के साधन। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। और यानी कि ये सभी कारण थे जिससे गर्म दल का उदय हुआ। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी किस पुस्तक के माध्यम से भारतीयों को वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत प्रदान किया? तो ये किया था आनंद मठ के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है 62वां। निम्नलिखित में से कौन गर्मपंथी नेता नहीं थे? तो इनमें गर्मपंथी नेता नहीं थे एस एन बनर्जी, क्योंकि बाल पाल लाल ये तीनों थे गर्म दल के नेता, लेकिन एस एन बनर्जी नहीं थे। और किसने लंदन जाकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष बंगाल विभाजन रद्द करने की प्रार्थना की थी? तो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वराज दल ने किस वर्ष चुनाव में भाग लिया? 1923 ईस्वी में। लॉर्ड लिथगो भारत के वायसराय बने 1936 ईस्वी में। प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे में किसने वकालत की थी? भूलाभाई देसाई ने। भूलाभाई देसाई ने प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे में वकालत की थी। और प्रथम होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर
तिलक के द्वारा प्रथम होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को की गई थी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? 1916 में। सेम क्वेश्चन है। और 1980 की बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत ने पहले प्रकार की ट्रेड यूनियन यानी श्रमिक संघ थी। इसकी स्थापना की थी एन एम लोखंडे ने। एन एम लोखंडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी श्रमिक संघ की। और होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ से सदरस आंदोलन से ग्रहण किया था? तो ये किया था आयरलैंड से, आयरलैंड। और 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी या इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। द मराठा और केसरी पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? लोकमान्य तिलक के द्वारा। द मराठा और केसरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर रिपीट होता है। द मराठा और केसरी पत्र किसने शुरू किया था? लोकमान्य तिलक ने। अगला है 73 क्वेश्चन। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना है। 1911 ईस्वी में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली या फिर राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। और अभिनव भारत का संगठन किसने किया था? वीर सावरकर ने। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डी के कर्वे ने। डी के कर्वे। 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। एनी बेसेंट का संबंध था होम रूल आंदोलन का साथ। होम रूल आंदोलन के साथ थी एनी बेसेंट। और इनमें से किससे पंजाब केसरी कहा जाता था? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? वीडी सावरकर करके के द्वारा। विनायक दामोदर सावरकर। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम शिमला के सन्यासी के नाम से फेमस हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षा कौन थी? तो प्रथम अध्यक्षा थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन किन दो शहरों के बीच बिछाई गई थी? तो बिछाई गई थी कलकत्ता से आगरा के बीच। कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार भारत में टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी। और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी गई थी? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने। डब्ल्यू सी बनर्जी। कांग्रेस सॉरी अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में इनमें से किसको मृत्युदंड दिया गया था? तो इसकी हत्या के आरोप में भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु, इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी कांग्रेस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन भारत का वायसराय था? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, वायसराय था जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। किस अधिनियम के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? तय किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट। और नेक्स्ट है 1909 ईस्वी में मदनलाल ढींगरा ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, पर पहले आ चुका है क्वेश्चन ये। कर्नल विलियम कर्जन वाइली। इसकी हत्या 1909 में मदनलाल ढींगरा के द्वारा की गई थी। और गदर पार्टी का गठन किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1885 ईस्वी में। 1885। कर्जन द्वारा 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय में अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य इनमें से कोई नहीं था। यानी कि ना तो वो शिक्षा का विकास करना चाहता था, ना ही शिक्षा पर सरकार नियंत्रण करना चाहता था, और विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता भी नहीं देना चाहता था। स्वदेशी आंदोलन के आरंभ होने के कारण थे बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ।
और राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। आत्मीय सभा। और पूना सार्वजनिक सभा के प्रमुख नेता थे महादेव गोविंद रानाडे। मार्च 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुई इलाहाबाद में। अहमदिया आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद इसके प्रवर्तक थे। और अगला है क्वेश्चन नंबर 100। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई बंबई में। स्वराज दल का उद्देश्य था सरकारी कार्यों में रुकावट डालना। और 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा निम्नलिखित में से किस नेता को हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को। सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में किस कॉलेज के प्राचार्य थे? नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल थे सुभाष चंद्र बोस। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया नामक निबंध किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने। और क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन अपने उपनाम लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध था? तो इस नाम से प्रसिद्ध थे गोपाल हरि देशमुख। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू हुआ था? एनी बेसेंट के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस का चयन आईसीएस में किस वर्ष हुआ था? 1897 ईस्वी में। और नेक्स्ट है, बम का दर्शन लेख किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था भगवती चरण वोहरा के द्वारा। भगवती चरण वोहरा। भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वारिंद्र कुमार घोष ने। तिलक द्वारा शुरू किए गए गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक। और राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? शिवदयाल सिंह ने। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? तिलक। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की थी? ये की थी लंदन में जाकर। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वायसराय की तुलना औरंगजेब से की थी? तो लॉर्ड कर्जन की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने औरंगजेब से की थी। औरंगजेब की तरह निर्दयी था ये, और इसकी नीतियां औरंगजेब की तरह थी। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर हुई थी? पोर्ट ब्लेयर में। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध गर्मपंथी नेता कौन थे? लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, यानी लाल बाल पाल गर्मपंथी प्रसिद्ध नेता थे। पीसी इल्बर्ट कौन थे? तो पीसी इल्बर्ट थे वायसराय की परिषद के विधि सदस्य। वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे पीसी इल्बर्ट। 118वां क्वेश्चन है, मेरे ऊपर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ताबूत की कील प्रमाणित होगा। यह कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा। क्योंकि इन पे इस कदर लाठियां बरसाई गई थी कि कुछ दिन बाद इनकी मौत हो गई थी लाठी बरसाने की वजह से। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ताबूत की कील साबित होगा। और 119वां क्वेश्चन है, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी। और नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को भारतीय प्रशासनिक सेवा से निष्कासित किया गया था? तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित किया? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो याद रखना है कि स्वराज जो लक्ष्य घोषित किया गया वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। और जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी वो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था? स्वराज पार्टी के संस्थापक इनमें से कोई नहीं था। और बंगाल में अनुशीलन अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी मार्च 1902 ईस्वी में। मार्च 1902 में बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। और सन 1892 ईस्वी के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा क्या सुधार लाया गया?
तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया इसके द्वारा 1892 के एक्ट के द्वारा। और 125वां क्वेश्चन है, सन 1892 ईस्वी का भारतीय काउंसिल एक्ट के प्रयासों से आया था। तो किसके प्रयासों से आया था? ये आया था लॉर्ड डफरिन के प्रयासों से। सन 1892 का भारतीय काउंसिल एक्ट इस अर्थ में उचित था कि इसने तत्कालीन परिस्थितियों में उदारवादी निर्वाचन पद्धति स्वीकार करके विधान परिषदों की कार्यकारिणी के ऊपर कुछ नियंत्रण स्वीकार किया। और दोस्तों पहला पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। अब आता है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे जान लेते हैं। तो दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग का गठन और 1909 का अधिनियम, गांधी युग और 1919 का अधिनियम, इसके अलावा पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1853 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक बम्बई के गवर्नर रहे? गवर्नर थे जिन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि बांटो और राज्य करो, यह प्राचीन रोमन कहावत थी और यह हमारी भी होनी चाहिए। ऐसा कहा था लॉर्ड जॉन एल्फिंस्टन ने। लॉर्ड जॉन एल्फिंस्टन ने इस तरह का वक्तव्य दिया था कि बांटो और राज करो, ये प्राचीन रोमन कहावत थी और अब ये हमारी होनी चाहिए। इस तरह का वक्तव्य दिया था लॉर्ड जॉन एल्फिंस्टन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन AMO कॉलेज अलीगढ़ के प्रथम प्रिंसिपल थे और जिन्होंने मुसलमानों में जागृति के लिए कार्य किया? तो थियोडर बैक प्रथम मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उद्घाटन किया गया। इसके उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल हैं? तो इसके उद्देश्य थे ये सभी, भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति राजभक्ति की भावना को बढ़ाना और यदि सरकार के किन्हीं विचारों के विषय में कोई गलत धारणा उठे तो उसे दूर करना। दूसरा, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को मर्यादापूर्ण शब्दों से में सरकार के सम्मुख रखना और उपयुक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यथासंभव मुसलमानों और अन्य भारतीय समुदायों के बीच सद्भाव बढ़ाना। ये सभी लक्ष्य थे 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग ने अपने संविधान में परिवर्तन करके अपना उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वशासन यानी डोमिनियन स्टेटस की मांग करना निश्चित किया? तो शुरुआत की गई थी 1913 में। 1913 1913 के पश्चात लगभग एक दशक तक मुस्लिम लीग उदारवादी मुस्लिम नेताओं के प्रभाव में आ गई। और इन नेताओं ने निम्नलिखित में से कौन प्रमुख थे? तो ये सभी हैं इसमें, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजहर उल हक, हजरत इमाम और मोहम्मद अली जिन्ना। ये चारों नेता थे। और क्वेश्चन नंबर 12 है, दिसंबर 1915 में मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य निम्नलिखित में से कहाँ संयुक्त अधिवेशन हुआ? तो यह अधिवेशन हुआ था बम्बई में। बम्बई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुए लखनऊ समझौते जो कि 1916 में हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है, यह हमको बताना है। तो ये चारों बातें इसमें सत्य हैं। नंबर 1, इसमें सबसे पहले इसमें पृथक निर्वाचक मंडल और मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। और विधानसभाओं में विभिन्न प्रांतों के लिए मुसलमान से सदस्यों की संख्या
स्पष्टतया ब्यौरेवार निश्चित थी। शाही विधानसभा में इसकी संख्या 1/3 होनी थी। यदि एक धर्म के 3/4 सदस्य किसी कानून का विरोध करते हों तो उसे अमल में लाने के लिए कदम नहीं उठाए जा सकते थे। और प्रत्युत्तर में कांग्रेस और लीग में संयुक्त रूप से भारतीय परिषद की समाप्ति और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के 80% सदस्यों के चुनाव और प्रांतीय मामलों में हस्तक्षेप न करने के वायदे आदि की मांग की। तो ये चारों चीजें सत्य हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लखनऊ समझौते के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि लखनऊ समझौता शिक्षित और धनी हिंदुओं तथा शिक्षित और धनी मुसलमानों के बीच एक समझौता था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने के बाद से मुस्लिम लीग के फिर से सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को अपनाने के कारण निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल हैं? तो ये चारों कारण शामिल हैं। नंबर 1, मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में टर्की की स्थिति में परिवर्तन हो जाने के कारण खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था और भारत के मुसलमानों के पास ब्रिटिश सरकार के विरोध का कोई आधार नहीं था और लीग के नेता उस महत्वपूर्ण स्थिति को पुनः प्राप्त करना चाहते थे जो कांग्रेस के साथ सहयोग के कारण उनके हाथ से निकलती जा रही थी। और नंबर 3, इस समय हिंदुओं में भी सांप्रदायिक भावनाओं ने उग्र रूप धारण कर लिया था और मुस्लिम सांप्रदायिकता की प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू महासभा की स्थापना हो गई थी जिसे मुस्लिम सांप्रदायिकता का उग्र रूप देने का कार्य किया। तो ये तीनों कारण थे 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने के बाद मुस्लिम लीग के फिर से सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को अपनाने के कारण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन के मुकाबले में मुसलमानों ने निम्नलिखित में से कौन कौन से आंदोलन शुरू किए? तो ये जो आंदोलन शुरू किए गए थे, नंबर 1 तबलीग और नंबर 2 तंजीम, ये दो आंदोलन उन्होंने शुरू किए थे। और क्वेश्चन 17 है, 1922 के बाद हुए हिंदू मुस्लिम दंगों पर विचार विमर्श हेतु 1924 में कलकत्ता में एक एकता सम्मेलन किया गया तथा एक राष्ट्रीय पंचायत नियुक्त की गई। निम्नलिखित में से इसके कौन अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। 18वां क्वेश्चन है, दोस्तों 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1923 ईस्वी में नागपुर में हिंदू महासभा की एक शाखा स्थापना की? तो ये की गई थी बी एस मुंजे के द्वारा। बी एस मुंजे। मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो इसके बारे में जानेंगे। तो मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो आप देख सकते हैं ये चारों ही बातें मुस्लिम लीग के बारे में सत्य हैं। एक एक करके जानेंगे इन चारों तथ्यों के बारे में। मार्च 1927 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रश्न पर विचार करने के लिए कुछ मुस्लिम नेता दिल्ली में मिले और इस बैठक में लीग के दो गुटों में तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गया। दूसरा, मोहम्मद जिन्ना ने संयुक्त निर्वाचन कलकत्ता सम्मेलन में मुस्लिम लीग के भाग लेने और साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा, लेकिन सर मोहम्मद शफी के नेतृत्व में लीग के एक वर्ग ने इन बातों का विरोध किया और जिन्ना के गुट में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया और मार्च 1928 ईस्वी के सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लिया और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग किया और सफ़ी गुट ने साइमन कमीशन के साथ सहयोग किया और नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। तो ये चारों बातें मुस्लिम लीग के बारे में सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अक्टूबर 1928 में इंग्लैंड से लौटने पर जिन्ना ने कलकत्ता के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया और इस सम्मेलन में अपनी ओर से 3 सुझाव रखे। निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं है? तो इसमें ये तीनों सुझाव जो उन्होंने रखे थे वो हैं, लेकिन ये मुसलमानों के पास किसी विधेयक को अस्वीकार करने का अधिकार होना चाहिए, इस तरह का सुझाव नहीं दिया गया था। सुझाव क्या क्या रखे थे?
मुसलमानों को केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। और पंजाब और बंगाल में 10 वर्ष के लिए जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व को व्यवस्था की जानी चाहिए। और अवशेष शक्तियां प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में अवस्थित होनी चाहिए जो कि केंद्र में नहीं है। तो ये तीनों मांगे उनके द्वारा की गई थी, लेकिन ये चौथी मांग नहीं की गई थी। 21वां क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कविवर इकबाल ने स्पष्ट रूप से एक पृथक राज्य के निर्माण का विचार व्यक्त किया था? ये किया था इलाहाबाद में। 22वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, निम्नलिखित में से कौन इसकी विशेषताओं में शामिल है? तो जान लेते हैं। नंबर 1, इस सांप्रदायिक निर्णय के अधीन मुस्लिम, यूरोपियन, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन समुदायों को विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं में अपने समुदाय के प्रतिनिधियों को पृथक चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुनने का अधिकार दिया गया। दूसरा, हिंदू जाति व्यवस्था में से दलितों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयत्नों के कारण अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए पृथक चुनाव प्रणाली की सुविधा दी गई। और गांधी जी ने अंग्रेजों की कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध आमरण अनशन का मार्ग अपनाया। परिणामतः पूना समझौता द्वारा आपत्तिजनक अंग को सांप्रदायिक ढंग से हटाया गया। यानी ये सभी बातें ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा के दौरान की। 23वां क्वेश्चन है, 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद एक्ट मार्ले मिंटो सुधार की मुख्य धाराओं के में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो हम देखेंगे कि ये चारों चीज शामिल हैं इस मिंटो मार्ले सुधार की मुख्य धाराओं में। जान लेते हैं एक एक करके इनके बारे में। नंबर 1, केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का आकार और शक्तियां बढ़ाई गई। दूसरा, केंद्रीय विधानमंडल में अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 69 कर दी गई। और अब विधानमंडल में 60 सदस्य थे, जिनमें से 37 शासकीय सदस्य और 32 अशासकीय वर्ग के थे। तीसरा है, बंगाल, मद्रास और बंबई की कार्यकारिणी की संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई। उपराज्यपालों को अपनी कार्यकारिणी नियुक्त करने की अनुमति दी गई। और केंद्र और प्रांतीय विधान परिषद के कार्यों का विस्तार किया गया और सदस्यों को वाद विवाद करने का अधिकार दिया गया तथा वे पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। तो ये चारों चीजें हैं मिंटो मार्ले सुधार की जो मुख्य विशेषताएं थी या मुख्य धाराएं हम कह सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वां, 15 नवंबर 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत प्रकाशित चुनाव नियमों में मुख्य कौन सी व्यवस्था थी? तो इसके बारे में जानेंगे। 15 नवंबर 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत प्रकाशित चुनाव नियमों में मुख्य विशेषताएं। नंबर 1, कुछ सीमित हितों को जैसे विश्वविद्यालय प्रेसिडेंसी, महानगर निगमों, वाणिज्य मंडलों और बागान मालिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की सुविधा थी। और कुछ विस्तृत हितों जैसे भूमिपतियों और व्यावसायिक हितों को प्रतिनिधित्व दिया गया। और सांप्रदायिक हितों जैसे मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये तीनों इसकी विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन है 25वां, निम्नलिखित में से किसने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th, निम्नलिखित में से किसने 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधारों को बनाने में विशेष भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। सन 1920 के कलकत्ता अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रदान की शक्ति, गति और दिशा, ये तीनों चीजें प्रदान की असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को। और क्वेश्चन नंबर 28 है, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व है क्योंकि इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया था। और अगला है 29वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का समापन कब हुआ? सन 1922 में असहयोग आंदोलन का समापन किया गया जब चौरी चौरा की घटना के कारण हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया?
तो ये कहा गया था महात्मा गांधी को, रिक्रूटिंग सार्जेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके लेखक थे, इंडिया विंस फ्रीडम के। द इंडियन मुसलमान पुस्तक के लेखक हैं W हंटर। करो या मरो का नारा किस आंदोलन दिया गया? ये दिया गया था लास्ट वाला जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो। और करो या मरो किसने दिया था नारा? महात्मा गांधी ने दिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया था? ये किया गया था 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को। 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी प्रातः गिरफ्तार हुए थे। उन्हें कहाँ रखा गया था? उन्हें रखा गया था पूना के आगा खां पैलेस में। पूना के आगा खां पैलेस में उनको रखा गया था, जब उन्हें 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। तो और पूना समझौता किससे संबंधित है? ये संबंधित है सांप्रदायिक पंचाट से। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने नया दृष्टिकोण अपनाया, वैधानिक साधनों का परित्याग किया, सरकार का सक्रिय प्रतिरोध करा और अहिंसा की नीति को अपनाया। ये सभी किया नागपुर अधिवेशन में। किस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता था? तो यह है रॉलेट एक्ट, जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना हुई थी। तो इसको हम काला कानून के नाम से जानते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लिन लिथगो। ये हमें याद रखना है, लिन लिथगो। और किस आंदोलन में गांधी जी ने प्रथम बार मुख्य हथियार के रूप में भूख हड़ताल का उपयोग किया? तो अहमदाबाद हड़ताल के दौरान भूख हड़ताल प्रथम बार प्रयोग किया गया। बटलर कमेटी किससे संबंधित थी? ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन कब हुआ? सन 1932 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन हुआ सन 1932 ईस्वी में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम था, क्या क्या थे इसके मुख्य कार्यक्रम? मद्य निषेध मीन्स शराब वगैरह का निषेध करना था। इनकी दुकानों के आगे धरने दिए गए थे। और नमक कर की समाप्ति कर की मांग की जा रही थी। विदेशी वस्त्र के आयात पर कर लगाने की मांग की गई थी। और चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर लिया था? तो अभी हमने बात की थी, असहयोग आंदोलन स्थगित कर लिया था 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण। असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी। और चौरी चौरा घटना सन 1922 में हुई थी, जो कि चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर के अंदर। सन 1920 का असहयोग आंदोलन अ, किसके किसकी देन है? तो ये देन है महात्मा गांधी की। 51वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में। 1920 में रॉलेट एक्ट के कारण ही विश्व का एक बड़ा नरसंहार संभव हुआ। तो इस नरसंहार था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग में जो सभा इकट्ठी हो रही थी, वहां पे लोगों के अंदर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें सैकड़ों मौतें हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी के प्रांतीय विधानसभाओं के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित 492 सीटों में से निम्नलिखित में से कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की? तो 109 सीटों पर विजय प्राप्त की थी मुसलमानों ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 54,
निम्नलिखित में से किस वर्ष के लाहौर अधिवेशन में लीग ने प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव जारी किया और उसने मुसलमानों के लिए इस आधार पर अलग संप्रभु राज्य की मांग की कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं। तो ये किया गया था मार्च 1940 में। मार्च 1940 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस के सांप्रदायवासियों संप्रदायवादियों को अपने संगठन से अलग कर दिया गया? ये था 1938 में। 1938 ईस्वी के बाद मदन मोहन मालवीय के स्थान पर हिंदू महासभा के लिए निम्नलिखित में से कौन नए नेता के रूप में सामने आए? तो ये वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। हम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके लेखक थे एम एस गोलवलकर। एम एस गोलवलकर ने पुस्तक लिखी थी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस गोलवलकर निम्नलिखित में से किस दल के नेता थे? तो ये नेता थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के नेता थे एम एस गोलवलकर। 1937 ईस्वी के बाद सांप्रदायिकता के प्रश्न पर ब्रिटिश नीति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो इसमें ये सारी चीजें सम्मिलित हैं। नंबर 1, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद वायसराय ललित ने प्रयत्नपूर्वक मुस्लिम लीग प्रोत्साहित किया। दूसरा, सरकारी तौर पर लीग को मुस्लिम हित के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया गया। और नंबर 3, अंग्रेजों ने भी यह वादा किया कि बिना लीग की सहमति से कोई भी राजनीतिक समझौता नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कांड का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका कारण था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा हो रही थी जलियांवाला बाग के अंदर, जिसमें गोलीबारी की घटना हुई थी, गोली कांड हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां, रॉलेट एक्ट को निष्पक्ष बनाने के लिए महात्मा गांधी ने सहारा लिया सत्याग्रह आंदोलन का। हिंदू तलवार के जोर पर जीता गया था, सॉरी, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका था? यह कथन था एल्गिन का। एल्गिन। और अगला क्वेश्चन है, सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया गांधी इरविन समझौते के बाद लिया गया था। गांधी इरविन समझौते के बाद ये चीजें हमको याद रखनी है कि कौन सा आंदोलन किसके कारण से स्थगित कर दिया गया था। तो ये 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ये हुआ था गांधी इरविन समझौते के बाद। और 1920 का जो असहयोग आंदोलन था वो हुआ था चौरी चौरा की घटना के बाद, 1922 में बंद हुआ था। और नेक्स्ट है 64वां क्वेश्चन, गांधी जी ने निम्नलिखित में से आंदोलन का सही कालक्रम है? रॉलेट एक्ट आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन और अहमदाबाद मिलों की हड़ताल। तो इसका सही क्रम है, सबसे पहले हुआ था तीसरा चंपारण आंदोलन जो बिहार से शुरू हुआ था, और फिर दूसरा खेड़ा आंदोलन हुआ था या खेड़ा सत्याग्रह बोलते हैं। चौथा था अहमदाबाद मिल और मिल की हड़ताल। और चौथा मतलब जो लास्ट में हुआ था रॉलेट एक्ट आंदोलन। इन चारों आंदोलनों का क्रम इस तरह से है। और अगला है, महात्मा गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर है। बहुत बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने। किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन चला गया? लॉर्ड इरविन के समय में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वां, अक्टूबर 1940 में चलाई गई व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह करने के लिए किसका पहले नेता के रूप में चयन हुआ था? तो ये हुआ था महात्मा गांधी के रूप में। महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत में देशव्यापी संघर्ष छेड़ने का प्रथम प्रयत्न कब किया था? ये किया था सन 1918 ईस्वी में। सन 1918 ईस्वी में। महात्मा गांधी किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? दादा अब्दुल्ला का। नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था, महात्मा गांधी ने।
नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे हमको ये चीजें मिलानी है। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन ये मिलाया जाएगा एक से, ये महात्मा गांधी से संबंधित है। और इसके अलावा दूसरा जो है बिल्कुल इसी क्रम में मिलाए जाने, इंडिपेंडेंट ये मोती लाल नेहरू से संबंधित है। हिंदुस्तान टाइम्स के एम पाणिकर से संबंधित है। और हरिजन ये महात्मा गांधी से संबंधित है। इस तरह से ये चारों चीजें लिंक हैं। और अगला है महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने निमंत्रित किया था? तो ये किया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। राजकुमार शुक्ल के द्वारा निमंत्रण दिया गया था महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए, राजकुमार शुक्ल के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा किसानों का आंदोलन नहीं था? तो चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और बंगाल का तेभागा आंदोलन ये किसानों के आंदोलन थे। लेकिन अहमदाबाद का आंदोलन ये मिल मजदूरों का आंदोलन था। अहमदाबाद मिल के नाम से मशहूर है। और अगला है निम्नलिखित में से कौन चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण गांधी जी के साथ नहीं थे चंपारण आंदोलन में। तंजौर यानी जो कि तमिलनाडु में है, नमक सत्याग्रह के नेता कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह के नेता थे। किसने कहा था कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? ये कहा था फिरोज शाह मेहता ने। कांग्रेस के बाद जनता की आवाज नहीं है, फिरोज शाह मेहता ने कहा था। और एन ओल्ड मैंस होप के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम इसके लेखक हैं। एन ओल्ड मैंस होप एक बूढ़े आदमी की उम्मीद या आशा, इसके लेखक हैं ए ओ ह्यूम। और वर्धा योजना का संबंध है महात्मा गांधी से, क्योंकि वर्धा का प्रस्ताव महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था वर्धा में। वर्धा प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था 1942 में। साइमन कमीशन 1927 का बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इस कमीशन का एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसमें सारे के सारे अंग्रेज अधिकारी थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। और अगला है पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान का निर्माण हुआ था 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथि चेक है। क्रिप्स प्रस्ताव के विषय में यह कथन किसका है? यह कथन था महात्मा गांधी का। क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथि का चेक है। और निम्नलिखित में से किसने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया था। कम्युनल अवार्ड कब लागू हुआ था? यह हुआ था 16 अगस्त 1932 को। पूना समझौता 1932 किस किस के बीच हुआ था? यह हुआ था डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। और आगे है मुसलमानों ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था मुसलमानों के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। और मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का दिवस, डायरेक्ट एक्शन का एक दिवस रखा गया था 16 अगस्त 1946 को। और भारत में ब्रिटिश शासनकाल में दोहरी शासन व्यवस्था कब लागू हुई? 1919 में, द्वैत शासन। और द्वैत शासन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारतीयों को प्रांतों में उत्तरदायी शासन सौंपना, ताकि भारतीयों को सरकार चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। तो इसका ये मुख्य उद्देश्य था। और नेक्स्ट है 91st क्वेश्चन। दोहरे शासन या द्वैत शासन से संबंधित अधिनियम है 1919 का भारत अधिनियम। 1919 का भारत अधिनियम ये द्वैत शासन से संबंधित है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के जनक थे, या फिर 1919 अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड थे भारत सरकार अधिनियम 1919 के जनक या भारत के वायसराय। और अब दोस्तों तीसरा पार्ट आता है। तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे आदिवासी तथा किसान विद्रोहों के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर और उनके योगदानों के बारे में, और सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में।
तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है पार्ट थर्ड का। सन्यासी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सन्यासी आंदोलन हुआ था 1760 में। सन्यासी आंदोलन किस संप्रदाय से संबंधित था? तो ये था गिरि संप्रदाय से। सन्यासी आंदोलन को किसने रोका? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको रोका था। और मुंडा एवं हो आंदोलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था छोटा नागपुर में। मुंडा और हो आंदोलन हुआ था छोटा नागपुर में। मुंडा आंदोलन का प्रसिद्ध व्यक्तित्व था बिरसा मुंडा, जिनकी आज भी हम जिनको याद करते हैं उनकी जयंती पर, उनके कामों के लिए। बिरसा मुंडा एक आदिवासी विद्रोही नेता थे। और कोल आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1831 ईस्वी में। बंगाल के कार्यरत सैनिकों और विस्थापित किसानों ने किस विद्रोह में भाग लिया था, जिसका नेतृत्व धार्मिक मठवासियों और बेदखल जमींदारों ने किया था? ये था सन्यासी आंदोलन। सन्यासी आंदोलन। और सन्यासी आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष तक चला था? तो ये चला था, सन्यासी आंदोलन चला था 1763 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था। और निम्नलिखित में से किस आंदोलन का उल्लेख वंदे मातरम की रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया था? तो ये किया था सन्यासी आंदोलन के बारे में। सन्यासी आंदोलन के बारे में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया था। और निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सन 1766 से 1772 तक चला, जिसकी व्याप्ति बंगाल और बिहार के 5 जिलों तक थी? तो ये था च्वार आंदोलन। च्वार आंदोलन जो कि चला था 1766 से लेकर 1772 ईस्वी तक, लगभग 6-7 साल चला था। और ये सन्यासी आंदोलन की बात करें, सन्यासी आंदोलन चला था लगभग 37 साल, 1763 से 1800 ईस्वी तक। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मिदनापुर जिले की आदिम जाति च्वार लोगों के आंदोलन करने के निम्नलिखित में से क्या कारण थे? तो इनके कारण थे, च्वार आंदोलन के प्रमुख कारण थे अकाल। एक तो अकाल पड़ा था उस टाइम पे, और भूमि कर बढ़ा दिया गया था, इसके विरोध में हुआ था। और अन्य आर्थिक संकट भी थे, जिनकी वजह से च्वार आंदोलन हुआ था, जो कि मिदनापुर जिले की आदिम जाति च्वार लोगों ने इसको किया था। और नेक्स्ट है, आदिवासी विद्रोहों को उनके समय के अनुसार सम्मिलित करना है हमको, कि कौन सा आंदोलन कब कब हुआ है, क्रम में लिखना है। तो च्वार आंदोलन, मुंडा आंदोलन, गोंड आंदोलन, भील आंदोलन, ये कब कब हुए हैं? इसका क्रम है, पहला हुआ था ये 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में हुआ था चेर आंदोलन। दूसरा है मुंडा आंदोलन, ये हुआ था 1819 ईस्वी में। तीसरा है गोंड गोंड आंदोलन हुआ था 1817 ईस्वी में। और चौथा है डी भील आंदोलन, ये 1817 से लेकर 1825 ईस्वी तक चला था। कोल आंदोलन 1831 ईस्वी में हुआ था, इसका विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ किन क्षेत्रों पर कहाँ था? तो ये था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी चारों से था। रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्र, ये चारों क्षेत्र से प्रभावित थे कोल आंदोलन से। रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट है संथाल आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो ये चारों चीजें तो दे रखी हैं, चारों चीज सत्य हैं, जानेंगे एक एक करके। नंबर 1, राजमहल जिले के संथाल लोगों ने भूमि कर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन और जमींदारों और साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया था। दूसरा, विस्तृत सैन्य कार्रवाई के पश्चात 1856 ईस्वी में विद्रोह की स्थिति नियंत्रण में आई। तीसरा, सरकार ने इन आंदोलनों के लिए पृथक संथाल परगना बनाकर शांति स्थापित की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अहोम आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अहोम आंदोलन के बारे में चारों चीजें सत्य हैं, तीनों चीजें। नंबर एक, असम के अहोम अभिजात वर्ग के लोगों ने कंपनी पर बर्मा युद्ध के पश्चात लौटने का वचन पूरा न करने का दोष लगाया। जब अंग्रेजों ने अहोम प्रदेश को अपने प्रदेशों में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया तो आंदोलन फूट पड़ा और 1828 ईस्वी में अहोम लोगों ने गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित कर दिया तथा रंगपुर पर चढ़ाई करने की योजना बनाई और कंपनी के सैन्य बल द्वारा इस आंदोलन को दबा दिया गया। ये चारों चीजें इस आंदोलन के दौरान हुई। और नेक्स्ट है, इनका हमें सुमेल करना है। कोल आंदोलन, संथाल आंदोलन, रंपा आंदोलन और मुंडा आंदोलन कालक्रम के अनुसार। तो कोल आंदोलन हुआ था, ये हुआ था 1820 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक। 1820 से 1837 तक। संथाल आंदोलन हुआ था, ये हुआ था 1855 से 1856 ईस्वी तक। 1855 से 1856 ईस्वी तक। और रंपा आंदोलन हुआ था 1879 ईस्वी में। और मुंडा आंदोलन हुआ था 1895 ईस्वी से 1901 ईस्वी तक। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पागलपंथी विद्रोह के बारे में सत्य है। तो पागलपंथी विद्रोह के बारे में ये तीनों चीजें सत्य हैं, जानेंगे इसके बारे में। नंबर एक, पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह के पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे और टीपू ने जमींदारों के मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो ये पागलपंथ विद्रोह के बारे में है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के फरीदपुर के वासी हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। तो ये थे फरैजी। फरैजी उपद्रव का समय निम्नलिखित में से क्या था। ये था 1838 से लेकर 1857 ईस्वी तक। खानदेश जिले के भीलों ने 1825 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में आंदोलन किया था। तो ये किया था सेवरम के नेतृत्व में। खानदेश जिले के भीलों ने किया था ये सेवरम के आंदोलन में, सेवरम के नेतृत्व में आंदोलन किया था। 21वां क्वेश्चन है, भीलों के पड़ोसी कोलों की अंग्रेजों के प्रति अप्रसन्नता के पीछे कारण क्या था। तो नंबर एक, अंग्रेजों ने उनके दुर्ग तोड़ दिए थे। दूसरा, अंग्रेजी शासन में उनकी बेकारी बढ़ गई थी, उनके पास रोजगार नहीं थे। बघेरा आंदोलन के पीछे प्रमुख कारण क्या था। बघेरा आंदोलन के पीछे कारण थे तीनों। बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरे लोगों से अधिक कर प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना और सरकार द्वारा एक मानक नाप और तौल लागू किए जाने का प्रयत्न करना और अकाल और बढ़े हुए भूमि कर, ये सभी थे बघेरा आंदोलन के प्रमुख कारण। नेक्स्ट है 23वां, सूरत में सूरत में आंदोलन प्रारंभ होने के कारणों में से निम्नलिखित से कौन शामिल हैं। तो इसमें शामिल हैं, नंबर एक, 1844 ईस्वी में नमक कर आधा रुपया प्रति मन के से बढ़ाकर 1 रुपया प्रति मन कर दिया गया था। और 1848 ईस्वी में सरकार द्वारा एक मानक नाप और तौल लागू करने का प्रयत्न किया जाना। ये दो मुख्य कारण थे सूरत में आंदोलन प्रारंभ होने की। रामोसी आंदोलन 1822 ईस्वी का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो किया था चित्तर सिंह ने, रामोसी आंदोलन 1822 का। विजयनगरम के राजा के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये तीनों चीजें सत्य हैं विजयनगरम के राजा के विद्रोह के बारे में। नंबर एक, 1794 ईस्वी में कंपनी ने राजा को अपनी सेना भंग कर देने को कहा और कंपनी ने राजा को 3 लाख रुपए की भेंट देने का विवश किया और इस विद्रोह में राजा को अपनी प्रजा और सेना का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। तो ये तीनों कारण थे विजयनगरम के राजा विद्रोह के कारणों में। और नेक्स्ट है 26, सुमेलित करना है हमको। कोल आंदोलन, भूमिज आंदोलन और मोपला आंदोलन, संथाल आंदोलन, इसको हमें सुमेल करना है। तो कोल आंदोलन है, कोल आंदोलन को सुमेल करेंगे हम, मिलाएंगे। 1831 से 1832 तक चला था ये। सेकंड है भूमिज आंदोलन चला था 1832 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक। मोपला आंदोलन चला था 1836 ईस्वी से 1840 ईस्वी तक।
और संथाल विद्रोह या संथाल आंदोलन चला था 1855 से 1857 ईस्वी तक। संथाल आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था सिद्धू और कान्हू ने। सिद्धू और कान्हू दो संथाली विद्रोह के नेता थे, सिद्धू और कान्हू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, हमें ये डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट डेट है। और अंबेडकर जी किस जाति से के सदस्य थे? तो ये इनकी जाति थी महार। यहाँ पर महार लिखा गया, महार। महार जाति से संबंध रखते थे ये। अंबेडकर जी का किस अर्थशास्त्री के साथ संपर्क रहा? तो इनका संपर्क था इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर सेलिगमैन के साथ, सेलिगमैन। और अंबेडकर जी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो इनके द्वारा पत्रिका प्रकाशित की गई थी बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत इनके द्वारा पत्रिका चलाई गई थी। बहिष्कृत भारत किस भाषा में छपती थी? मराठी में छपती थी। और सामाजिक अछूतोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत अंबेडकर जी ने किन संस्था की स्थापना की? बहिष्कृत अधिकारी सभा की। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो ये हमें याद रखना है कि ये पहले लॉ मिनिस्टर थे, कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत के डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और इसके अलावा अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म किस वर्ष स्वीकार किया था? ये करा था 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म 1956 ईस्वी में स्वीकार किया था। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु, ये हमें याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक युग का मनु कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। द अनटचेबल हु आर दे किसकी रचना है? डॉक्टर अम्बेडकर की। द अनटचेबल हु आर दे, क्योंकि ये अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के खिलाफ थे, तो इन्होंने इस तरह की रचना की थी। और इस फील्ड में काम किए थे जिससे कि अछूतों और जो निचला तबका होता था उसका उद्धार हो सके समाज में। वर्ण व्यवस्था के आलोचक थे डॉक्टर अंबेडकर। और सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से कब भारतीय जनपद सेवा आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी? तो ये की गई थी उनके द्वारा 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से कब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी 1938 में और 1939 में, दोनों साल इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां। सुभाष चंद्र बोस पुलिस की नजरों से बचकर भारत से बाहर कब भाग गए थे? तो वो भागे थे 1941 में। 1941 में सुभाष चंद्र बोस पुलिस की नजरों से बचकर बाहर चले गए थे। और किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता लीग का प्रधान चुन लिया गया? तो ये डेट है 2 जुलाई 1943। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में निम्नलिखित में से किस तिथि को स्वाधीन भारत की सरकार का गठन किया? 21 अक्टूबर 1943 को। और नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। भारतीय राष्ट्रीय सेना के बारे में निम्नलिखित से कौन से कथन सत्य हैं? तो ये जो चारों कथन दिए गए, चारों कथन सत्य हैं। जानते हैं इनके बारे में क्या क्या कथन है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के उन सैनिकों को भर्ती कर लिया जो सिंगापुर और मलेशिया से अंग्रेजों के भागने के समय जापान द्वारा युद्ध में बंदी बना लिए गए थे। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का युद्ध नारा दिया। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय सेना ने मार्च 1944 में भारत पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया और मई 1944 तक असम में कोहिमा नामक स्थान पर तिरंगा झंडा गाड़ दिया। और विश्व युद्ध में जापान पराजित हुआ जिससे भारतीय राष्ट्रीय सेना का आगे बढ़ना रुक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आजाद हिंद फौज के वे 3 अफसर निम्नलिखित में से कौन थे जिन पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। तो ये 3 अफसर थे, शाहनवाज खान, पहला है शाहनवाज खान, दूसरा गुरबख्श सिंह ढिल्लों और तीसरा प्रेम कुमार सहगल। इन तीनों पर मुकदमा चलाया गया था। आजाद हिंद के ये 3 अफसर थे, दिल्ली के लाल किले में इन पर मुकदमा चलाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक INA रक्षा समिति गठित की। इसके सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसके सदस्य थे ये चारों, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू और अणा आसफ अली। ये चारों ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो समिति गठित की थी उसके सदस्य थे। और दोस्तों नेक्स्ट अब आता है भाग 4, और भाग 4 में हम पढ़ेंगे 1935 के अधिनियम के बारे में, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता के बारे में, और रियासतों के एकीकरण के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1935 ईस्वी के अधिनियम में जो बातें निश्चित की गई थी वे हैं। क्या क्या बातें निश्चित की गई थी। नंबर 1, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अतिरिक्त देशी नरेशों के राज्य भी सम्मिलित होंगे। इस तरह की प्रस्तावना थी। दूसरा, प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया। और तीसरा, शासन के संपूर्ण विषयों को 3 भागों में बांटा गया। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संपूर्ण विषय को जिन भागों में बांटा गया ये थे संघीय विषय, प्रांतीय विषय और समवर्ती विषय। 3 पार्ट, संघीय विषय, प्रांतीय विषय और समवर्ती विषय। और प्रांतीय सुशासन की स्थापना कब की गई। 1935 ईस्वी में। भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना कब की गई। तो ये की गई थी 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई। 1935 में, भी 1935 में की गई। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बर्मा और अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया। तो ये किया गया था 1935 के अधिनियम के बाद। 1935 का अधिनियम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें काफी महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए थे। तो बर्मा और अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया था 1935 अधिनियम के बाद। 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा क्या क्या किया गया। सिंध और उड़ीसा के 2 नवीन प्रांत बनाए गए और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया और गवर्नर जनरल और गवर्नरों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। ये तीनों चीजें की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 ईस्वी के कानून के द्वारा केंद्र और प्रांत दोनों ही के लिए मत देने की योग्यता में कमी कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप मतदाताओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई। 13% हो गई। 13%, 13% हो गई। भारतीय परिषद को किस भारत परिषद को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ये किया गया 1935 के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत भारत के सचिव के सलाहकारों के का कार्यकाल निश्चित कर दिया गया। कितने साल। ये कर दिया गया था 5 साल। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव के सलाहकारों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया था। 5 वर्ष। भारतीय हाई कमिश्नर की नियुक्ति का अधिकार किसे था। गवर्नर जनरल को। भारतीय हाई कमिश्नर के क्या कार्य थे। नंबर 1, भारतीय विद्यार्थियों को इंग्लैंड में सुविधा प्रदान करना और भारत व इंग्लैंड के व्यापार के विषय में परामर्श देना। ये 2 मुख्य कार्य थे। क्वेश्चन है 13वां, प्रांतीय स्वशासन के अंतर्गत जिन प्रांतों में व्यवस्थापिका सभा के लिए 2 सदनों की व्यवस्था की गई वो थे उत्तर प्रदेश और बंगाल। ए और बी दोनों थे, उत्तर प्रदेश और बंगाल। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित आंशिक स्वशासन व्यवस्था कब समाप्त हो गई। ये हो गई 1939 में। प्रांतीय स्वशासन के तहत होने वाले चुनावों में कांग्रेस को कितने प्रांतों में असाधारण बहुमत मिला।
ये मिला था 7 प्रांतों में। कांग्रेस ने कब मंत्रिमंडल का निर्माण प्रांतीय स्वशासन के तहत किया? 1937 में। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कब बने? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। पाकिस्तान शब्द किसके द्वारा बनाया गया? चौधरी रहमत अली के द्वारा। चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द बनाया गया। और नेक्स्ट है, लीग के सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। किसने भारतीय इतिहास का काला दिवस कहा? मौलाना आजाद ने। मौलाना आजाद ने इसको सीधी कार्रवाई के दिवस को कहा था भारतीय इतिहास का काला दिवस। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। और 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में रखा था डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव रखा गया था, और डोमिनियन स्टेटस का। क्रिप्स मिशन की प्रमुख संस्तुति क्या थी? युद्ध में भारतीय सहयोग दें। 3 जून की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। माउंटबेटन योजना किससे संबंधित है? भारत के विभाजन से। माउंटबेटन योजना के तहत ही इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इनको हमें क्रम में लगाना है। तो इनका क्रम था, पहले था, सबसे पहले बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगभंग आंदोलन 1906 में। और मॉन्टे सॉरी मुस्लिम लीग की स्थापना 1904 में हुई थी। बंगभंग बंगाल विभाजन से पहले हुआ था। और उसके बाद तीसरे नंबर पर होता कांग्रेस में सूरत फूट। और 1909 में फिर हुआ था मार्ले मिंटो सुधार। और नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन, कांग्रेस ने भारत विभाजन क्यों स्वीकार किया? क्योंकि नंबर 1, भारतीय जनता यही चाहती थी। दूसरा, देश में सांप्रदायिक दंगों का नंगा नाच हो रहा था, तो इनसे निपटने के लिए इन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया, करना पड़ा इनको, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहे थे, हर जगह हो रहे थे। और कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया? तो सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया। राजगोपालाचारी फॉर्मूला किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था मुसलमानों की मांग को पूरा करने से संबंधित। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम्स में। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, हमको याद रखना है। और नेक्स्ट है 32वां क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? तो ये हुआ था 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को प्रभावी हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट। और महात्मा गांधी के कार्य करने के तरीके को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के प्रयासों से पारित हुआ था? लॉर्ड एटली के प्रयासों से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी? ये दी थी महात्मा गांधी ने। सरदार को वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। भारत स्वतंत्र कब हुआ? क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा जानता है 15 अगस्त 1947 को। भारत में संविधान की रचना करने वाली संविधान सभा कब गठित हुई? 1946 को। और नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय किस समाचार पत्र से संबंधित थे? तो ये थे दी पंजाबी, दी पीपल और वंदे मातरम, तीनों से संबंधित थे। माउंटबेटन योजना कब लागू हुई? ये लागू हुई थी 3 जून 1947 को। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? तो 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये भी हम सभी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल ने वेवेल योजना पर विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाया शिमला में। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? 1942 में। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड
लॉर्ड माउंटबेटन, हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में सजग हैं, परंतु हम उन्हें बहुसंख्यकों की प्रगति रोकने के लिए वीटो नहीं दे सकते। ये कथन किसका है? ये कथन है एटली का, एटली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां। कैबिनेट मिशन योजना के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये थे एटली, इटली। पाकिस्तान का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में लाया गया? तो ये लाया गया था लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव लाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और 49 क्वेश्चन है, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल एंड इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसके लेखक हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अगस्त प्रस्ताव 1940 की प्रमुख बातें निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इस प्रस्ताव में नहीं था एक संविधान सभा का निर्वाचन कराया जाएगा, इस तरह का प्रस्ताव इसके अंडर में नहीं था। 51 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? ये हुआ था वर्धा में, वर्धा, जिसको वर्धा प्रस्ताव भी कहते हैं, वर्धा प्रस्ताव। और क्वेश्चन नंबर 52 है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय एवं प्रधान सेनापति को छोड़कर शेष भारतीय सदस्य होंगे। यह बात किस योजना के अंतर्गत कही गई थी? तो ये कही गई थी वेवेल योजना के अंतर्गत, वेवेल योजना। शिमला समझौता 1945 ईस्वी में से किसने भाग नहीं लिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीयों को पूर्ण सत्ता हस्तांतरित करने के लिए इटली ने कब घोषणा की? 20 फरवरी 1947 को घोषणा की गई थी। 20 फरवरी 1945 को पूर्ण सत्ता हस्तांतरित करने, यानी भारतीयों के हाथ में सत्ता देने की घोषणा की गई 20 फरवरी 1947 को। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? 15 जून 1947 को। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कब पारित किया? तो ये इसको पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था इसको। 1942 ईस्वी में पूरे देश में कांग्रेस जनों द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रस्तावित करने के निम्नलिखित कारण थे। तो इसमें हमें बताना है, इसमें ये कारण थे 1, 2, 3। यानी नंबर 1, एक राष्ट्रीय सरकार के लिए कांग्रेस की मांग अस्वीकार कर दी गई थी। दूसरा, युद्ध की कोशिश के विरुद्ध भाषण की स्वतंत्रता को अस्वीकार कर दिया गया था। और तीसरा, ब्रिटिश शासक यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि भारत अपना स्वतंत्रता इच्छा से युद्धरत नहीं था। तो ये स्वतंत्र इच्छा से युद्धरत नहीं था। तो 3 कारण थे। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 58। संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं था, सही नहीं है? तो कथन जो सही नहीं है, संविधान सभा के सदस्यों को सीधे जनता द्वारा चुना जाता था, ये कथन सही नहीं है। और 1946 ईस्वी में भारतीय नौसेना के नाविकों में कहाँ विद्रोह हुआ था? बम्बई में। भारतीय नौसेना के नाविकों में विद्रोह हुआ था 1946 में, बम्बई के अंदर। क्वेश्चन नंबर 60 है, बंगाल में मिलीजुली सरकार में सम्मिलित थी कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग। कृषक प्रजा और पार्टी ये मिलीजुली सरकार में सम्मिलित थी। और कैबिनेट डेलीगेशन में कौन कौन शामिल थे? कैबिनेट डेलीगेशन में शामिल थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और मिस्टर अलेक्जेंडर। ये 3 लोग शामिल थे इसमें। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से किस बात से क्रिस्प मिशन असफल हुआ था? क्रिस्प मिशन के असफल होने के कारण थे राष्ट्रीय सुरक्षा के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीय दावा। और नेक्स्ट है, नीचे उल्लेखित 4 घटनाओं में से कौन एक कालक्रमानुसार सबसे बाद में घटित हुई? तो 4 घटनाएं दे रखी हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस, जुलाई 1945 ईस्वी का चुनाव और कैबिनेट मिशन का प्लान, और अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का सम्मिलित होना। ये 4 घटनाएं हैं। तो इनमें जो सबसे लास्ट में हुई वो है
अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का सम्मिलित होना, ये सबसे बाद में हुआ, बाकी पहले की तीनों घटनाएं पहले हो चुकी थी। और क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय संविधान अधिनियम 1947 निम्नलिखित में से किस दिन प्रभावी हुआ? 3 जून 1947 को। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन, बॉम्बे प्लान, वेबल प्लान और माउंटबेटन योजना। इसका सही क्रम हमें बताना है कि कौन सी घटना पहले घटी। तो सबसे पहले आया बॉम्बे प्लान, फिर वेबल प्लान, और फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान, और लास्ट में माउंटबेटन योजना, जिसके बाद हमें आज़ादी मिली। और क्वेश्चन नंबर 68 है, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और अगस्त प्रस्ताव। इन घटनाओं क्रम हमें बताना है। तो इनका क्रम इसी तरह से जिस तरह से दी हुई है। सबसे पहले क्रिप्स मिशन, और दूसरे नंबर पे भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरे पे व्यक्तिगत सत्याग्रह, और चौथा अगस्त प्रस्ताव, जो कि 1946 में आया था। और 1969 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में रियासतों की संख्या थी? तो ये संख्या थी 562। स्वतंत्रता के समय भारत में रियासतों की संख्या थी 562। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में विलय के समय कश्मीर का राजा कौन था? तो भारत संघ में विलय के समय कश्मीर का राजा था राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह। और हैदराबाद का भारत संघ में विलय किस वर्ष हुआ? 1948 में। और भारत संघ में राज्यों के विलय में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? सरदार पटेल की। तो दोस्तों, इस तरह से ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर अच्छे लगे हैं तो आप इसमें लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी होम।